ग्रेविटेशन से रिलेटेड और कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे, जैसे पोटेंशियल एनर्जी पे या फिर केपलर्स लॉ पे, और ऐसे ग्रेविटेशन से रिलेटेड जो भी शाउस-स्क्रीनिंग टेस्ट को पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की हम फिर से एक बार प्रैक्टिस करेंगे आज। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने प्रैक्टिस की थी, आज भी हम कुछ अलग न्यूमेरिकल्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे ग्रेविटेशन। ओके, तो अब यहाँ पर कुछ केपलर्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है उसके बारे में हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, टू प्लैनेट्स केपलर्स लॉ से रिलेटेड है। टू प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन in circular orbit with their radius of with their radius of orbit as r1 is equal to r and r2 is equal to 4r. Ratio of their periods t1 by t2 around the sun will be option है पहला 1 divided by 16, 1:16, second 1:8, third 1:4 and fourth 1:2. ओके, तो ये टू प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट विद देयर रेडियस ऑफ ऑर्बिट एज, अब ये रेडियस जो है ऑर्बिट का r1 इज इक्वल टू r है और दूसरे का है r2 इज इक्वल टू 4r। और केपलर्स लॉ, बाय केपलर्स लॉ, तो केपलर्स लॉ से हमें रेडियस और टाइम पीरियड जो है पीरियड, क्योंकि पीरियड का रेशियो भी दे दिया है, तो दोनों का रिलेशन क्या है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये रेशियो है। ओके, सॉरी, ये फार्मूला है हमारे पास, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये यहाँ पर T1 बाय T2 इज इक्वल टू R1 बाय R2। ओके, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं आर क्यूब, तो ये R1 बाय R2 का क्यूब और ये यहाँ पर स्क्वायर। ओके, अब रेशियो ऑफ देयर पीरियड्स T1 बाय T2 आपको पूछा है, तो ये T1 बाय T2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू R1 किसके बराबर है, यहाँ पर R के बराबर, R2 किसके बराबर है, 4R के बराबर, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सो क्यूब, तो यहाँ पर R कैंसिल हो रहा है, T1 बाय T2 का स्क्वायर ये आ जाएगा 1/4⁻³ बराबर। ये बस केपलर्स लॉ जो है थर्ड लॉ यहाँ पर हमने लगाया, लॉ ऑफ पीरियड। ओके, तो ये T1 डिवाइडेड बाय T2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 64, यहाँ पर आ जाएगा 64, और 64 का स्क्वायर रूट अगर लिया जाए, क्योंकि रेशियो हमें T1 बाय T2 का चाहिए, तो ये T1 बाय T2 दैट इज इक्वल टू 1/8, तो ये रेशियो आ जाएगा पीरियड का। ओके, T1 बाय T2 1/8, तो 1/8, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से केपलर्स लॉ से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, तो दूसरे भी और क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लास्ट 4 to 5 डेज से हम ये सारे ग्रेविटेशन से रिलेटेड अलग अलग कंसेप्ट पे क्वेश्चंस बना रहे हैं। ओके, ये और इसके बाद मतलब अब तो ग्रेविटेशन से रिलेटेड और कुछ हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, लेकिन इसके बाद थ्रस्ट एंड प्रेशर जो कंसेप्ट है जो कि ग्रेविटेशन का ही पार्ट है। ओके, तो उससे रिलेटेड भी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, पहले ये सारे कंप्लीट करते हैं। ओके, सेकंड, दूसरा सवाल है यहाँ पर, अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, a satellite in a circular orbit
a satellite in a circular orbit of radius r has period of 4 hours, has periods of 4 hours, of periods of 4 hours. Another satellite with orbit, radius 3r, orbit radius 3r, around the same planet, around the same planet will have same planet will have a period in hours. आपको पूछा है पहला ऑप्शन 16, सेकंड 4, थर्ड ऑप्शन 4 रूट 27 एंड थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर 4 रूट 8, 4 रूट 8. देखो अब क्वेश्चंस ध्यान से देखना है आपको. A satellite in a circular orbit of radius r has a period of, circular orbit में है जिसका रेडियस कितना है r है, has a period of 4 hours. बराबर है. तो ये कोई सैटेलाइट है जिसका रेडियस कितना है r है, ऑर्बिटल रेडियस, और उसके लिए वो कितना टाइम ले रहा है 4 hours. अनदर सैटेलाइट विथ ऑर्बिट रेडियस 3r अराउंड द सेम प्लैनेट. ओके, तो वही सेम प्लैनेट का उसी सेम प्लैनेट में, लेकिन उसका जो ऑर्बिट है वो कितना है, रेडियस ऑर्बिट 3r है. तो उसका पीरियड हमें निकालना है, वो भी आवर्स में. तो फिर से हमारे पास केपलर्स लॉ है, केपलर्स लॉ बाय केपलर्स लॉ. तो बेसिक लॉ क्या है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. बराबर है. अब यहाँ पर हम ये इस तरह से लिख सकते हैं T2 डिवाइडेड बाय T1 स्क्वायर, so that is equal to R2 divided by R1 cube. अब ये T2 का जो टाइम पीरियड है वो हमें निकालना है. So T2 डिवाइडेड बाय, अब T1 कितना है यहाँ पर, ओके वो 4 आवर्स. T1 का जो टाइम पीरियड मतलब पहला जो सैटेलाइट है उसका टाइम पीरियड कितना है 4 आवर्स. और ये R2 डिवाइडेड बाय R1, तो ये दूसरे के लिए ऑर्बिट कितना है 3r और पहले के लिए रेडियस कितना है r. ओके, तो ये आर आर कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं T2 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर 3. तो ये 27 आ जाएगा. T2 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 27. T2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 27. बराबर है. अब यहाँ पर ये T2 जो है, अच्छा ये 4 नहीं आ जाएगा, ये 64 आ जाएगा ना यहाँ पर. T2 स्क्वायर, अब ये इसका 4 जो है इधर जब जाना है तो कितना आ जाएगा 64 इंटू रूट 27. तो ये T2 कितना आ जाएगा, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है. ओके, तो ये 64 मतलब जो है ये तो इस तरह से आ जाएगा, ये तो 27 वैसे ही है, 64 इंटू 27. तो T2 दैट इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट कितना है 64 का स्क्वायर रूट. सो ये 16 आ जाएगा ना, ये गलत क्यों हो रहा है, ये 16 आ जाएगा. तो ये 16 का स्क्वायर रूट आ रहा है यहाँ पर 4 और ये 27 का स्क्वायर रूट आ जाएगा रूट 27. तो हमारे पास ये ऑप्शन है 4 रूट 27. समझ में आ रहा है. तो ये इस तरह से हम उसका आंसर लिख सकते हैं. तो दूसरा जो सैटेलाइट है जिसका ऑर्बिट रेडियस ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट रेडियस कितना है 3r, तो कितना टाइम लेगा वो 4 रूट 27 आवर्स. तो आंसर तो आपको आवर्स में ही है. तो इस तरह से हम ये आंसर लिख सकते हैं. समझ में आ रहा है. तो इस तरह से हम इसको
सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे कंपैरिजन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है केप्लर्स लॉ से रिलेटेड ज्यादातर इसी पे आ जाएंगे। कभी कभी सेकंड लॉ जो है लॉ ऑफ इक्वल एरिया, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चंस लेंगे हम। ओके, तो ये ज्यादातर याद रखना, ये फार्मूला, इस पे ज्यादा क्वेश्चंस आपको आएंगे। चलो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। अ प्लैनेट मूविंग a planet moving around sun, moving around sun, sweeps area, sweeps area A1 in 2 days, in 2 days, A2 in 3 days, and A3 in 6 days. 6 days. Then the relation between, then the relation between, आपको relation पूछा है, relation between A1, A2 and A3 is A1, A2 and A3 is, तो यहाँ पर ऑप्शन है 3A1 that is equal to 2A2 that is equal to A3. Second option है 2A1 that is equal to 3A2 that is equal to 6A3. Third option है 3A1 that is equal to 2A2 that is equal to 6A3. और लास्ट ऑप्शन है 6A1 that is equal to 3A2 that is equal to 2A3. अब इस तरह से आपको ये चार ऑप्शंस दे दिए हैं। अब प्लैनेट मूविंग, अब पूछा क्या है देखो यहाँ पर ध्यान से, ऐसे सवाल की ज्यादा प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। अ प्लैनेट्स मूविंग अराउंड सन स्वीप्स एरिया A1 इन 2 days। ओके, कोई एक प्लैनेट मूव कर रहा है, ओके, तो एक एरिया स्वीप्स कर रहा है 2 days में, बाद में A2 इन 3 days एंड A3 इन 6 days। देन द रिलेशन बिटवीन A1, A2 एंड A3, तो इसमें रिलेशन आपको पूछा है। हमारे पास इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके, या फिर लॉ ऑफ इक्वल एरिया, ये हमारे पास एक केप्लर्स लॉ है। ओके, तो हमने केप्लर्स लॉ ऑलरेडी पढ़ लिया है एक लेक्चर में। ओके, तो वही हमें यहाँ पर लेना है। ये सन की पोजीशन यहाँ पर, ये कोई इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये ऐसा हम मानते हैं यहाँ पर। ओके, सन की पोजीशन, अब यहाँ पर कोई एक एरिया A1 स्वीप्स कर दिया पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, दूसरा एरिया A2 स्वीप कर दिया पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। ओके, इस तरह से लेंगे हम, और ये फिर ये एरिया स्वीप्स आउट कर दिया पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। ओके, A1, A2 एंड A3। ओके, अब रूल जो है सेकंड रूल, ओके, उसके हिसाब से हम ये इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा A डिवाइडेड बाय डेल्टा T दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। The line joining sun and planet sweeps out equal area in equal interval of time। ये सेकंड रूल है हमारे पास। तो इस हिसाब से हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा A डिवाइडेड बाय डेल्टा T दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हमारे पास A1 डिवाइडेड बाय T1 दैट इज इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाय T2 दैट इज इक्वल टू A3 डिवाइडेड बाय T3, क्योंकि ये रूल है, इस रूल से हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब A1 डिवाइडेड बाय T1 कितना है 2 days, A2 कितना है 3 days, और A3 कितना है 6 days, 6 days। तो ये टाइम हमारे पास है, T1, T2, T3, 2, 3, 6, ये टाइम हमारे पास है। अब उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6, अब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं सबको,
तो ये क्या आ जाएगा 6 × A1 डिवाइडेड बाई 2, 6 × A2 डिवाइडेड बाई 3, 6 × A3 डिवाइडेड बाई 6। तो ये आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो बचा क्या यहाँ पर 3A1 दैट इज इक्वल टू 2A2 दैट इज इक्वल टू व्हाट इज दैट A3। ये किसको मैच करता है 3A1 दैट इज इक्वल टू 2A2 दैट इज इक्वल टू A3। तो पहले ऑप्शन को ये मैच करता है। तो इस तरह से अगर केपलर्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं तो आप इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं। कभी कभी टाइम पीरियड और डेंसिटी का रिलेशन भी आपको पूछा जाता है। टाइम पीरियड तो हमारे पास है T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है तो T² इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2π√R³ डिवाइडेड बाय मतलब जो भी उसका रिलेशन है पूरा रिलेशन। तो फिर ये डेंसिटी के फॉर्म में भी हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर दोनों का रिलेशन भी हम देख सकते हैं, डेंसिटी और टाइम पीरियड का रिलेशन। तो इस तरह से अलग अलग रिलेशन भी आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, बाद में देख लेंगे हम उसको भी। चलो दूसरा सवाल लेते हैं अब यहाँ पर। तो आज मिक्सड कंसेप्ट की प्रैक्टिस करेंगे हम, मतलब कुछ केपलर्स लॉ या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है एमसीक्यूज उसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि लास्ट 4 to 5 डेज से हम ये पूरे न्यूमेरिकल्स हर एक कंसेप्ट पे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अभी ये 5th लेक्चर है अभी ग्रेविटेशन का। तो इसमें ये सारे अलग अलग टाइप के हमने अब तक बहुत सारे न्यूमेरिकल्स या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ले लिए हैं। तो आपको प्रैक्टिस भी ज़्यादा हो रही है इसकी। चलो नेक्स्ट दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल, if g be the acceleration, if g be the acceleration, g be the acceleration due to gravity at the earth surface, at the earth surface, at the earth surface, then what will be the then what will be the increase in potential energy, increase in potential energy, potential energy if orbit of mass, if orbit, if orbit, orbit में ऑब्जेक्ट रहेगा, if object of mass m is, object of mass m is raised by its radius r, by its radius r, by its radius r। इसमें ऑप्शन है हाफ एम जी आर, सेकेंड ऑप्शन है 2mg/r, थर्ड ऑप्शन है mg/r, डी ऑप्शन है 1/4 mg/r। ध्यान से देखना, ये जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ऑर्बिटल मतलब बाइंडिंग एनर्जी, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ऐसे भी सवाल आपको पूछे जा सकते हैं जिसमें थ्योरेटिकल मतलब ये जो फार्मूला बेस है, मतलब एक पर्टिकुलर फार्मूला भी क्रिएट करना है तो उस हिसाब से आपको पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर आपको क्या दिया है, इफ जी विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, और यहाँ पर आपको दिया है जी विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस, then what will be the increase in potential energy if orbit of mass m is raised by its radius r। ओके, ध्यान से देखो, अब ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं तो अब यहाँ पर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है किसके बराबर होता है, -g
एम एम डिवाइडेड बाय आर, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? माइनस जी एम एम बाय आर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? माइनस जी एम एम बाय आर। ओके, और एनर्जी का मल्टीप्लाइड बाय मास जो भी है, माइनस जी एम एम डिवाइड बाय आर, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, तो ये यू आई, अब ये यू एफ फाइनल जो पोटेंशियल है। ओके, तो यहाँ पर कितना दे दिया है? अब यहाँ पर दे दिया एट द अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस पे ये इतनी है। then what will be the increase in potential energy if the object of mass m is raised by its radius r? तो ये रेडियस r से बढ़ा दिया है, तो r में r प्लस r करते हैं 2r, तो ये माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय r प्लस r, तो कितना आ जाएगा फाइनल जो है? माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय 2r। ये स्मॉल m तो ऑब्जेक्ट का मास है, r तो रेडियस रहेगा। अब ये r से बढ़ा दिया है, और तो ये कितना आ जाएगा 2r। ओके, ये फार्मूला तो है ग्रेविटेशन पोटेंशियल और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको इंक्रीज इन पोटेंशियल आपको पूछा क्या है? व्हाट विल बी द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी? अब ये इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू हम यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, सो डेल्टा यू, तो ये क्या आ जाएगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब यहाँ पर हम लिखेंगे आगे चलकर, सो यू एफ माइनस यू आई, तो यू एफ क्या है हमारे पास? माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय 2r, माइनस इन ब्रैकेट माइनस इनिशियल क्या है यहाँ पर? माइनस जी एम एम माइनस जी एम एम बाय आर। ओके, तो फाइनल माइनस इनिशियल, इस तरह से हमने लिख लिया। अब इसको आगे चलकर सॉल्व करेंगे, क्या आता है देखते हैं। ओके, सो दैट इज इक्वल टू, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय 2r प्लस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर। ओके, अब इसमें ऐसे भी मतलब जी एम एम डिवाइड बाय आर, यहाँ पर हम कॉमन निकालते हैं, जी एम एम डिवाइडेड बाय आर कॉमन निकालते हैं, तो माइनस हाफ प्लस 1 ये आ जाएगा। ओके, माइनस हाफ प्लस 1, तो ये इधर हम लिखेंगे ऐसे आ जाएगा ना, माइनस हाफ प्लस 1, तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू या फिर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जो भी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो ये कॉमन निकालते हैं जी एम एम डिवाइडेड बाय आर, ये जी एम एम डिवाइडेड बाय आर कॉमन निकल रहे हैं, तो ये माइनस हाफ प्लस 1। ओके, या फिर हम यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 माइनस हाफ, माइनस हाफ प्लस 1 या फिर 1 माइनस हाफ, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। यू एफ दैट इज इक्वल टू ये 1 माइनस हाफ, तो ये आ जाएगा हाफ। ओके, तो ये कितना आ रहा है? हाफ जी एम एम डिवाइडेड बाय आर, हाफ जी एम एम डिवाइडेड बाय आर, बराबर है। लेकिन अब फिर भी मैच नहीं हो रहा है, जो ऑप्शंस आपको दिए हैं उससे मैच हो रहा है कि नहीं? लेकिन हमारे पास क्या है? बट जी एम दैट इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, बराबर है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप करते हैं, जी एम दैट इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, ये रिलेशन है हमारे पास, तो दैट इज इक्वल टू हाफ जी आर स्क्वायर एम, स्मॉल एम आ जाएगा, और ए आर, तो आर से आर कैंसल, तो कितना बचा यहाँ पर? हाफ एम जी आर, हाफ एम जी आर बचा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हाफ एम जी आर बच रहा है, तो हमारे पास हाफ एम जी आर कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे भी सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ग्रेविटेशन, पोटेंशियल एनर्जी या फिर एनर्जी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, तो आप आंसर लिख सकते हैं इसका ऐसे। तो ऐसे भी सवाल आपको ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी या फिर ग्रेविटेशन पोटेंशियल पर पूछे जा सकते हैं। ग्रेविटेशन पोटेंशियल है तो सिर्फ क्या आ जाएगा? माइनस जी एम एम बाय आर, एनर्जी के लिए मल्टीप्लाइड बाय एम कर दिया हमने आगे। ओके, तो ये याद रखना है, यहाँ पर ये अर्थ का मास है और ये कोई ऑब्जेक्ट का मास। तो प्रैक्टिस करो ऐसे भी सवालों की, ये भी आपको ज्यादातर पूछे जा सकते हैं।
नेक्स्ट दूसरा सवाल लेते हैं. अ सैटेलाइट, दूसरा सवाल, अ सैटेलाइट ऑफ मास m, a satellite of mass m, small m mass, is placed at a distance r, is placed at a distance r, at a distance r, small r दिए, from the center of earth, from the center of earth, center of earth, having mass, जिसका मास कितना है m, अर्थ का मास. The mechanical energy of the satellite is, पूछा है आपको, the mechanical energy, mechanical energy of the satellite is, of the satellite is, तो सैटेलाइट की मैकेनिकल एनर्जी आपको पूछा है. ऑप्शन है इसमें -Gmm डिवाइडेड बाय आर, मैकेनिकल एनर्जी पूछा है, टोटल एनर्जी. ओके, सेकंड ऑप्शन है Gmm डिवाइडेड बाय आर. थर्ड ऑप्शन है Gmm डिवाइडेड बाय 2r. अच्छा, ये स्मॉल आर देखो यहाँ पर, और ये लास्ट ऑप्शन है -Gmm डिवाइडेड बाय 2r, मैकेनिकल एनर्जी. आपको यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी पूछा है. ओके, तो ध्यान से देखो, ये मैकेनिकल एनर्जी का सवाल है. अब ये मैकेनिकल एनर्जी जो भी होता है किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. अब ये पोटेंशियल एनर्जी जो है, अभी इसके पहले हमने देखा था -Gmm डिवाइडेड बाय आर के बराबर होता है, -Gmm डिवाइडेड बाय आर पोटेंशियल एनर्जी. और एक काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, हाफ Gmm डिवाइडेड बाय आर के बराबर, हाफ Gmm डिवाइडेड बाय आर. तो ऑप्शन यहाँ पर अगर हमने इसको सॉल्व कर दिया तो ये -Gmm डिवाइडेड बाय आर और ये हाफ Gmm डिवाइडेड बाय आर, तो कितना आ जाएगा, -Gmm, ओके, -Gmm डिवाइडेड बाय 2r, तो माइनस हाफ आ जाएगा ना. ये -1 है और ये -1 और ये कितना है, हाफ, तो कितना आ जाएगा, -1 और ये हाफ, तो माइनस हाफ आ जाएगा. तो -हाफ Gmm डिवाइडेड बाय आर, तो कितना आ जाएगा, -Gmm डिवाइडेड बाय 2r के बराबर, -Gmm डिवाइडेड बाय 2r. तो ये आ जाएगी आपकी मैकेनिकल एनर्जी. तो मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मालूम है और काइनेटिक एनर्जी मालूम है, तो इस तरह से हम उसको आंसर लिख सकते हैं. समझ में आ रहा है. तो ऐसे भी सवालों को आपको मतलब प्रैक्टिस होनी चाहिए. चलो दूसरा सवाल लेते हैं अब यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू सैटेलाइट A and B
satellite A and B have ratio of mass, have ratio of mass, have ratio of masses 3:1, रेशियो दे दिया है 3:1. In circular orbit, in circular orbit, in circular orbit of radius r and 4r, the ratio of total mechanical energy, आपको पूछा है अब इसमें the ratio of total mechanical energy of total mechanical energy of A to B, energy of A to B is, ऑप्शन है इसमें 1:3, सेकेंड ऑप्शन है 3:1, थर्ड ऑप्शन है 3:4, लास्ट ऑप्शन है 12:1. तो ध्यान से देखो, अब इस तरह से अगर आपको सवाल पूछा है तो कैसे आपको आंसर देना है. देखो, अब इससे पहले एक हमने क्वेश्चन लिया था जिसमें हमने टोटल एनर्जी निकाला था, टोटल मैकेनिकल एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी लिख सकते हैं उसको. तो हमारे पास टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ओके, हम उसको टीई भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में. टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू, ये क्या आ गया था, माइनस GMM डिवाइडेड बाय 2R. ये रिलेशन था ना हमारे पास, अभी हमने देखा था माइनस GMM डिवाइडेड बाय 2R, मैकेनिकल एनर्जी जो भी है. ओके, तो ये माइनस GMM डिवाइडेड बाय 2R. तो हमें बस इसका रेशियो निकालना है. तो रेशियो में अब देखो, आपको एनर्जी EA डिवाइडेड बाय EB, ये टोटल एनर्जी T A to B, ये हमें इसका रेशियो निकालना है. अब ये मास और R, तो ये क्या आ जाएगा, MA डिवाइडेड बाय MB, ओके, इनटू, अब ये R ऊपर चला जाएगा, RB डिवाइडेड बाय R. ये समझ में आ रहा है किस तरह से हमने बनाया. बाकी तो GM और ये 2 सबके लिए तो कांस्टेंट ही रहेगा, इसके लिए भी कांस्टेंट है, इसके लिए भी कांस्टेंट है. ओके, तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं शॉर्ट में. अगर आपको चाहिए पूरा कंप्लीट करना है तो पूरा इसको हम बनाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं. ये क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी ए के लिए GM, ये कैपिटल एम तो अर्थ का सभी के लिए, ओके, और ये क्या आ जाएगा, MA, स्मॉल MA डिवाइडेड बाय 2RA, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय माइनस GM, ये इधर आ जाएगा MB डिवाइडेड बाय 2RB. समझ में आ रहा है. तो ये माइनस GM, ये GM, ये 2 सब कैंसिल हो गया. तो TEA डिवाइडेड बाय TEB, ये रेशियो निकालना है आपको, द रेशियो ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ A to B. ओके, तो ये RB ऊपर चला जाएगा, MA इधर है, MA डिवाइडेड बाय, ये इधर आ जाएगा MB, ये RB ऊपर चला जाएगा, RB डिवाइडेड बाय RA नीचे आ जाएगा, RB डिवाइडेड बाय RA. समझ में आ रहा है. तो ऐसे हमने डायरेक्टली लिखा था, तो ये तो कैंसिल ही हो रहा है जो भी है. ओके, अब रेशियो MA MB का जो रेशियो है वो कितना है, 3:1, तो 3 डिवाइड बाय 1. और RB कितना है, 4R, और ये कितना है R, 4R डिवाइडेड बाय R, 4R डिवाइडेड बाय R. तो RR कैंसिल, तो ये कितना आ रहा है, 12 डिवाइडेड बाय 1, सो
सो दैट इज इक्वल टू 12:1। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, 12:1। तो ये टोटल एनर्जी, रेशियो ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए टू बी, ये ए टू बी आ रहा है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 12:1। समझ में आ रहा है? तो ऐसे हम उसको लिख सकते हैं। चलो, समझ में आ रहा है? तो ध्यान से देखो, इसको नोट करो। चलो अगला सवाल लेते हैं यहाँ पर। हाउ मच बिलो, हाउ मच बिलो, हाउ मच बिलो the surface of earth, the surface of earth does the acceleration, does the acceleration due to gravity, acceleration due to gravity reduced to, reduced to 36%, reduced to 36%। ऑप्शन दे दे 4096 किलोमीटर, सेकंड है 4236 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 5200 किलोमीटर, और लास्ट ऑप्शन है 3694 किलोमीटर। ओके, ये इस तरह से आपको ऑप्शंस दे दिए। अब देखो ये हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूस्ड टू 36%। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन की तरफ, ये रिड्यूस्ड टू 36% है। अगर इसको रिड्यूस्ड बाय 36% अगर पूछा जाता तो कुछ अलग ही आंसर आता है। ये जो वर्ड दे देना रिड्यूस्ड टू या फिर रिड्यूस्ड बाय, इसमें गलती मत करना। ओके, अब हमारे पास GD का फार्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ D, सो G इन ब्रैकेट 1 माइनस D बाय R, ये हमारे पास रिलेशन है। R की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ कभी दिया जाता है, कभी नहीं दिया जाएगा। रेडियस ऑफ अर्थ तो हमें मालूम है 6400 किलोमीटर है। ओके, तो ये GD, हाँ यहाँ पर GD कितना दे दिया, हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूस्ड टू 36%, तो ये 36 डिवाइडेड बाय 100 G आ जाएगा। यहाँ पर 36 डिवाइडेड बाय 100 G, इसका मतलब क्या है, 36% का मतलब क्या है, 36 डिवाइडेड बाय 100 G, सो दैट इज इक्वल टू G इन ब्रैकेट 1 माइनस D बाय R। तो ये डेप्थ D भी हमें यहाँ पर निकालना है, तो G कैंसल, बराबर है ये 36 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस D बाय R। तो ये D बाय R आ जाएगा यहाँ पर, और ये 1 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 100, तो ये D बाय R इज इक्वल टू ये 100 नीचे, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 36। समझ में आ रहा है? किस तरह से हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, हमें D निकालना है। तो यहाँ पर आ जाएगा D डिवाइडेड बाय R, D डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू, ये ऊपर आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 100, 64 डिवाइडेड बाय 100, तो ये D इज इक्वल टू R इंटू 64 डिवाइडेड बाय 100, तो D दैट इज इक्वल टू R तो क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 6400,
इंटू 64 डिवाइडेड बाय 100, तो ये सब कैंसिल हो रहा है, तो डी कितना रहा 64 इंटू 64, तो 64 इंटू 64 कितना आता है 4096। ये तो किलोमीटर में है क्योंकि हमने रेडियस ऑफ अर्थ जो है 6400 किलोमीटर में लिया था, आर इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर, ये हमें मालूम है। तो ऑप्शन भी कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 4096 किलोमीटर, इसका स्क्वायर करते हैं। ओके 64 इंटू 64, तो 4096 किलोमीटर, ये ऑप्शन यहाँ पर आंसर आ रहा है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगर यहाँ पर रिड्यूस्ड बाय पूछा जाता, रिड्यूस्ड बाय 36%, तो यहाँ पर हम 64 लिख सकते हैं, 64 डिवाइडेड बाय 100 जी, क्योंकि हमने रिड्यूस्ड बाय सिर्फ 36% से हमने रिड्यूस किया, तो बचता है कितना है 64, तो यहाँ पर 64 आ जाएगा, 64 डिवाइडेड बाय 100, फिर कुछ क्वेश्चंस मतलब आंसर जो है कुछ अलग आ जाएगा। तो इसके तरफ ध्यान देखना, इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूजन में रहते, रिड्यूस्ड टू है या फिर रिड्यूस्ड बाय है। ओके, तो गलती मत करना। तो ऐसे ही सवाल हमने आज के लेक्चर में इस तरह से दे दिए, बहुत सारे मतलब केप्लर्स लॉ पे ले लिए, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इससे पहले 5 दिन से हम वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे ग्रेविटेशन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्रस्ट एंड प्रेशर से रिलेटेड हम क्वेश्चंस बनाएंगे, जो कि ग्रेविटेशन का ही एक पार्ट है। थोड़ा पहले कंसेप्ट देखते हैं, ब्रीफ आइडिया उसके बारे में, और फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ओके, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि चाहो स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको पूछे जा सकते हैं, तो ऐसी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे। ओके।